अरे भाई मोहन, वहां नीचे क्या कर रहे हो? अरे हरिया, अपने इस बंजर जमीन पर इस साल क्या उगाऊं? मैं यहीं खड़ा होकर काफी देर से सोच रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या ये जमीन ही बेकार है। मैं हर साल कुछ ना कुछ बो देता हूं, पर कुछ भी उगता ही नहीं। इस वजह से मुझे बहुत नुकसान होता है। इस बार भी मैं परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी बात मानो भाई, मैं तुम्हें बेकार की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तुम खुद देख रहे हो, कितने सालों से इस जमीन पर मेहनत कर रहे हो। हर बार उम्मीद लेकर बीज बोते हो, हर बार सपने सजाते हो, लेकिन बदले में मिलता क्या है? सिर्फ निराशा, नुकसान और थकान। सोचो जरा, क्या जमीन कभी बदली? क्या इसमें कभी अच्छी फसल उगी? नहीं ना। क्योंकि सच यही है कि ये जमीन तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये बंजर है। इसमें चाहे जितनी मेहनत डाल दो, ये तुम्हें वो फल नहीं दे पाएगी जिसके तुम हकदार हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेहनत छोड़ दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अपनी मेहनत सही जगह लगाओ। अगर तुम इसी जमीन से चिपके रहोगे, तो बस अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करोगे। लेकिन अगर तुम इसे बेचकर कहीं और एक अच्छी उपजाऊ जमीन ले लो, तो वही मेहनत तुम्हें सोना बना कर देगी। जिंदगी में कभी कभी हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। ये जमीन छोड़ना आसान नहीं होगा, मुझे पता है। इससे तुम्हारी यादें जुड़ी हैं, तुम्हारी उम्मीदें जुड़ी हैं। लेकिन सिर्फ यादों के सहारे भविष्य नहीं बनता। मेरी बात मानो, एक बार हिम्मत करके इसे बेच दो और कहीं ऐसी जगह निवेश करो जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाए। यकीन मानो, एक दिन तुम खुद मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। क्योंकि सही जगह पर की गई मेहनत ही असली सफलता देती है। और मैं चाहता हूं कि तुम सफल बनो, खुश रहो और अपने सपनों को सच होते देखो। तुम्हारी बात सही है मेरे भाई हरिया, लेकिन मैं यह भूमि नहीं बेच सकता। यह भूमि मेरे दादाजी के समय की है, इसलिए मैं इसे किसी भी स्थिति में नहीं बेचूंगा। चाहे इसमें फसल उगे या ना उगे, मैं कोई अन्य कार्य करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, में तो बस सलाह दे रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे आओ मोहन भैया, बताइए तो सही, आज इस गरीब की दुकान पर कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने। सब कुशल मंगल तो है ना? कहीं कोई खास काम तो नहीं पड़ गया जो सीधे मेरी छोटी सी दुकान पर चले आए? अरे नहीं बाबुआ, हम तो बस अपने खेत के लिए कुछ सब्जियों के बीज लेने आए हैं। सोचा इस बार कुछ नया बोया जाए, ताकि फसल अच्छी हो और घर परिवार का गुजारा ठीक से चल सके। पिछली बार तो मौसम ने साथ नहीं दिया। फिर मोहन दुकान से सब्जियों के बीज लेकर बाहर निकलता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक होती है। मोहन ने अपने खेत में भिंडी के बीज बोए। उसके मन में यह उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल अच्छी होगी। बाजार में भिंडी 50 रुपये किलो थी, इसलिए मोहन सोच रहा था कि अगर इस बार भिंडी की फसल अच्छी हो गई तो उसके परिवार का गुजारा आसानी से चल जाएगा। और फिर मोहन की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में भिंडी की हरी भरी फसल लहलहाने लगी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, जैसे उसकी उम्मीदें सच हो गई हों। अब मोहन के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। साला चला था फसल उगाने, लेकिन मैं इस खेत में कभी भी फसल नहीं उगने दूंगा। अगर इस खेत में फसल उग आई तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं पता और मैं किसी को पता लगने भी नहीं दूंगा। सही वक्त आने पर
मैं ही वो राज इस खेत से निकाल लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि मोहन के खेत में किसी ने रात के अंधेरे में आग लगा दी। उसकी हरी भरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। मोहन अपने खेत के पास वाले खंडहर पर बेहोश पड़ा था और उसकी पत्नी वहीं बैठी फूट फूट कर रो रही थी। चारों तरफ गांव के लोग इकट्ठा थे। हर कोई अपने अपने अंदाज में बातें कर रहा था। अजी, आप इस प्रकार हिम्मत नहीं हार सकते। हमें यह अवश्य पता लगाना होगा कि हमारे खेत में आग किसने लगाई। कौन है जो हमसे ईर्ष्या करता है? कौन है जिसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती? कौन है जो हमें जीवन में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता? ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस कारण किसी ने हमारे खेत में आग लगाई और हमारी सारी फसल, हमारी सारी मेहनत नष्ट कर दी। मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगी। नहीं, तुम कहीं मत जाओ। मैं जाकर पता लगता हूँ कि हमारे खेत में आग किसने लगाई थी। आप यहीं ठहरिए, कहीं मत जाइए। आप चिंता न करें, मैं किसी भी प्रकार यह अवश्य जान लूंगी कि हमारे खेत में आग किसने लगाई थी। फिर मोहन की पत्नी साविता गांव में निकल पड़ती है, यह पता लगाने के लिए कि उसके खेत में आग किसने लगाई थी। वह गांव में घूम ही रही होती है कि तभी उसे एक घर के पास कुछ बातचीत करने की आवाज सुनाई देती है। वह वहीं रुक जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। बाबूजी, मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। मोहन के खेत में आग आपने ही लगाई थी, है ना? आपने ऐसा क्यों किया बाबूजी? उस बेचारे की मेहनत की पूरी फसल जलकर राख हो गई। उसकी क्या गलती थी? आपसे उसकी कैसी दुश्मनी थी जो आपने इतना बड़ा अन्याय कर दिया? उस रात मैं वहीं उपस्थित था, पेड़ के पीछे छिपकर आपकी सारी बातें सुन रहा था। बाबूजी, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे सत्य बताइए। आखिर आपके मन में ऐसी कौन सी कटुता थी जिसने आपको यह कठोर कदम उठाने पर विवश कर दिया? क्या आपको तनिक भी दया नहीं आई उस गरीब किसान पर जो अपनी मेहनत के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था? बाबूजी, आपका यह कार्य न केवल अन्याय है बल्कि एक निर्दोष के साथ घोर अत्याचार भी है। कृपया मुझे बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब बिना वजह किया है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उस खेत में क्या छुपा हुआ है? वहां एक ऐसी चीज है जो हमें रातों रात अरबपति बना सकती है। अगर वो हमारे हाथ लग गई तो हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। तुमने देखा नहीं, इतने सालों से उस खेत में कभी फसल नहीं उगी क्योंकि वो चीज जमीन के बहुत गहरे पाताल में दबी हुई थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस बार उसके खेत में फसल लहलहा उठी है। इसका मतलब साफ है, उसकी शक्तियां जाग चुकी हैं और वो अब ऊपर जमीन के करीब आ चुकी है। हमें जल्दी करना होगा। अगर हमने देर कर दी तो वो मोहन उस चीज को पहले ही निकाल लेगा और फिर देखते ही देखते वो भी रातों रात करोड़पति बन जाएगा। मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, तभी मैं सोचूं आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो चीज क्या है मुझे भी बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अभी जाकर मोहन को सारा सच बता दूंगा। चुप कर। खबरदार जो किसी को तूने यह बात बताई। मैं तुझे सब सच बताता हूं। उस खेत में नागमणि है। लेकिन बाबूजी, नागमणि तो केवल कहानियों में ही होती है, असल जिंदगी में नहीं। और अगर होती भी है तो आपको कैसे पता कि वही नागमणि उसी खेत में है? यह बात पूरे गांव में सिर्फ आपको ही कैसे पता है? हाँ हरिया, 60 साल पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि नागमणि केवल कहानियों में होती है। लेकिन मुझे तब सच का पता चला जब मैंने
नागमणि के असली मालिक को अपनी आंखों से देखा। नागामणि का असली मालिक कौन है बाबूजी? नागमणि की असली मालकिन और कोई नहीं बल्कि मोहन की मां थी। मोहन की मां कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। आज से करीब 60 साल पहले वह नागलोक से धरती लोक पर भ्रमण करने आई थी। वह धरती पर घूम ही रही थी कि उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह युवक और कोई नहीं बल्कि मोहन का पिता था, जिसका नाम कवित्त था। इच्छाधारी नागिन श्रावणी को कवित्त से प्यार हो गया, लेकिन एक इच्छाधारी नागिन का किसी इंसान से प्रेम करना किसी श्राप से कम नहीं था, क्योंकि नागलोक में इंसानों से प्रेम करना एक बड़ा अपराध माना जाता है, और वही अपराध कर बैठी थी श्रावणी। फिर भी दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक रात जब दोनों गांव में टहल रहे थे, तभी कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। किसी ने उन्हें खबर दे दी थी कि श्रावणी एक इच्छाधारी नागिन है और उसके पास नागमणि है। डाकुओं ने हमला करके कवित और श्रावणी को मार डाला, लेकिन सच में मौत केवल कवित की हुई थी। श्रावणी सिर्फ बेहोश हुई थी। जब श्रावणी को होश आया तो उसने उन सभी डाकुओं से अपना और अपने प्यार का बदला लिया। फिर उसने नागमणि की शक्ति से कवित को दोबारा जीवित कर दिया, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 4 साल बाद शेष नाग को इस बात का पता चल गया कि श्रावणी ने एक इंसान से प्रेम किया है। यह नागलोक के नियमों के खिलाफ था, इसलिए शेष नाग ने श्रावणी की सारी शक्तियां छीन ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेष नाग ने उससे दिव्य नागमणि नहीं छीनी। आज तक कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। श्रावणी यह नहीं चाहती थी कि नागमणि की वजह से फिर कभी कवित्त की जान खतरे में पड़े। इसलिए उसने नागमणि को पाताल लोक में भेज दिया, और पाताल लोक का रास्ता मोहन के खेत से होकर जाता है। यह राज आज तक किसी को नहीं पता। आज रात हम उसके खेत से वह नागमणि निकाल लेंगे। आज की रात ही सही मौका है, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। जैसे ही अंधेरा गहरा होगा, हम चुपचाप खेत में घुस जाएंगे। नागमणि को निकालते ही हमारी किस्मत बदल जाएगी। हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन याद रखना, जरा सी भी गलती हमें मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तू बस मेरे इशारे का इंतजार करना, मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे ही नागमणि हाथ लगेगी, हम तुरंत वहां से निकल जाएंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम हमने किया है। हे भगवान, इतना बड़ा राज, नाग, नागिन, नागमणि, ये सब क्या है? मुझे जल्दी से जाकर अनंता के बाबूजी को बताना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सविता घर आकर सारी बातें मोहन को बताती है। मोहन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा राज उससे छिपा रहा, और न ही सविता को खुद अपनी बातों पर भरोसा हो रहा था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम आज दोपहर में ही वह नागमणि निकाल लेंगे। चंद्रधर और हरिया के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जब तक वे वहां पहुंचेंगे, हम नागमणि लेकर अपने घर आ चुके होंगे। उसके बाद हम आराम से सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। फिर क्या था, मोहन और सविता दोपहर में अपने खेत की ओर चल देते हैं, और खेत पहुंचकर वे दोनों मिलकर नागमणि को खेत से निकाल लेते हैं। नागमणि की चमक इतनी तेज थी कि किसी की भी आंखों की रोशनी जा सकती थी। फिर मोहन और सविता वह नागमणि लेकर घर चले आते हैं। ये जी, सुनिए ना, मैंने टीवी धारावाहिकों में देखा है कि नागमणि से जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। अगर ऐसा सच में होता है
तो क्यों ना हम भी उससे कुछ मांग लें। सोचिए, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा और सुंदर घर हो जिसमें हर सुविधा मौजूद हो, खुले आंगन वाला, हरियाली से घिरा हुआ और हमारे सपनों जैसा सजा हुआ, हमारी जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल हो जाएगी। न किसी चीज की कमी रहेगी, न कोई चिंता सताएगी। हम अपने परिवार के साथ वहां सुकून से रह पाएंगे। तो क्यों ना हम भी एक बार अपनी किस्मत आजमाए और उस नागमणि से ऐसा अद्भुत घर मांग लें। कह तो तुम सही रही हो सविता, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मन में एक अजीब सी शंका भी है और उत्सुकता भी। बचपन से हमने सिर्फ कहानियों में ही नागमणि की शक्तियों के बारे में सुना है कि उससे जो चाहो वह मिल सकता है। पर क्या वाकई यह सब सच हो सकता है या यह केवल लोक कथाओं की कल्पना है? फिर भी तुम्हारी बात में एक भरोसा सा लगता है। शायद हमें एक बार प्रयास करके देखना चाहिए। आखिर कोशिश करने में क्या हानि है? यदि यह सच हुआ तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी, और यदि नहीं हुआ तो हम यह जान जाएंगे कि यह सब केवल एक भ्रम था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। चलो, आज हम इस नागमणि की शक्ति को परखते हैं। मैं अभी इसी क्षण नागमणि से एक सुंदर, विशाल और भव्य घर मांग कर देखता हूँ। ऐसा घर जिसमें हमारे सारे सपने पूरे हो सकें। देखते हैं हमारी यह इच्छा पूरी होती है या नहीं। हे दिव्य नागमणि, मुझे एक विशाल और सुंदर नया घर दे दो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी मोहन, क्योंकि मेरे अगले वारिस तो तुम ही हो। इस नागमणि के अगले हकदार भी तुम ही बनोगे। यह कायनात में पहले ही लिखा जा चुका है। सविता, क्या तुमने देखा? यह नागमणि, यह बोल भी रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? यह सब इतना अद्भुत और अविश्वसनीय लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या सच है और क्या भ्रम। अरे हाँ जी, मैंने देखा। लेकिन वह सब छोड़िए, आप अपने घर पर नजर डालिए। हमारा घर पहले से कितना सुंदर और बड़ा हो चुका है। मुझे तो खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी महल में आ गए हों। मोहन और सविता जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनका साधारण सा घर एक भव्य महल में बदल चुका था। चारों ओर चमचमाती दीवारें, ऊंचे ऊंचे दरवाजे और सुंदर नक्काशी देखकर वे हैरान रह गए। उनकी आंखों को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही घर है जिसमें वे अभी कुछ समय पहले तक रह रहे थे। अरे साविता, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तक पनीर के पराठे तैयार नहीं हुए। देखो, आज मेरा मन कुछ खास खाने का है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और स्वादिष्ट पनीर के पराठे बना दो। और हाँ, सिर्फ पराठों से काम नहीं चलेगा, साथ में चिकन बिरयानी भी बनानी है। आज तो मैं बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह जमकर खाना चाहता हूँ। ऐसी खुशबूदार बिरयानी बनाओ कि पूरा घर महक उठे। और सुनो, मिठाई में रस मलाई बनाना बिल्कुल मत भूलना। खाने के बाद मीठा हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तुम तो वैसे भी बहुत बढ़िया रस मलाई बनाती हो, बस आज थोड़ा और प्यार डाल देना उसमें। जल्दी करो साविता, हमारी बेटियां भी कॉलेज से आने ही वाली होंगी। उन्हें भी भूख लगी होगी। सब कुछ समय पर तैयार होना चाहिए ताकि हम सब मिलकर आराम से बैठकर खाना खा सकें। आज का दिन खास बनाना है तो जरा जल्दी जल्दी सब तैयार। अरे, समय तो लगेगा ही ना। आपके लिए 56 भोग जो बनाना है, इतने सारे पकवान एक साथ तैयार करने में थोड़ी देर तो लगेगी ही। तब तक आप जाकर नहा लीजिए। क्या इतना भी नहीं हो सकता आपसे? देखिए, पिछले 2 दिनों से आपने नहाया भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? पहले आप ताजा होकर आइए, तब तक मैं आराम से खाना तैयार कर लूंगी। चलिए, जाइए, अब देर मत कीजिए। मैं यहां सब संभाल रही हूं। जब तक आप नहाकर वापस आएंगे, तब तक आपका पसंदीदा खाना भी तैयार मिल जाएगा। वाह सविता, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया।
आज का भोजन तो भोजन नहीं, मानो अमृत लग रहा था। शायद इसमें हमारी अमीरी का स्वाद घुल गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम सब लोग बाहर होटल में खाना खाने चले। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी होटल में खाना नहीं खाया, क्योंकि इससे पहले हमारी इतनी क्षमता ही नहीं थी। देखिए ना, आज का दिन भी कितना खास लग रहा है। मन कर रहा है कि इस खुशी को थोड़ा और खास बनाया जाए। अगर आप कहें तो हम सब मिलकर बाहर चलें, अच्छे से खाना खाएं, थोड़ा समय साथ बिताएं। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी एक नया अनुभव मिलेगा। कभी कभी जिंदगी में छोटे छोटे पल ही सबसे बड़ी खुशियां दे जाते हैं। आज हमारे पास मौका है, तो क्यों ना इसे यादगार बना लिया जाए। आप बस हाँ कह दीजिए, मैं अब भी सबको तैयार होने के लिए बोल देती हूँ। अरे वाह, अब तो मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गई है। होटल में खाना खाने जाने की बात कर रही है। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी ये इच्छा बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। आज रात हम सब लोग बाहर होटल में खाना खाने जाएंगे। लेकिन हाँ, हम लोग होटल पैदल ही जाएंगे, पूरे मौसम के नज़ारे लेते हुए, घूमते घूमते धीरे धीरे होटल पहुंचेंगे। मैंने इससे पहले कभी तुम्हें या बच्चों को होटल में खाना नहीं खिलाया, क्योंकि उस समय मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। लेकिन अब भगवान की कृपा से मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है। अब कोई कमी नहीं रही। आज हम सब मिलकर बहुत मज़े करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हंसी खुशी समय बिताएंगे और इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। जी, जैसी आपकी इच्छा मेरे पति देव। आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर है। आप जो कहेंगे वही होगा। मैं आपकी हर बात मानने के लिए हमेशा तैयार हूँ। एक तरफ मोहन का पूरा परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और वहीं दूसरी तरफ गांव वाले तरह तरह की बातें बना रहे थे। अरे भाई, ये मोहन के पास इतनी जल्दी इतना पैसा, इतनी दौलत और इतनी शोहरत आखिर आई कहां से? कल तक तो ये साधारण आदमी था और आज देखो, राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बिना किसी बड़े सहारे के इतना सब मिलना आसान नहीं होता। कहीं कोई राज तो नहीं छुपा रहा मोहन। जरूर कोई बड़ी बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। छोड़ो भाई, हमें क्या लेना देना। वो अपनी जिंदगी में खुश हैं और हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। इधर चंद्रधर और उसका बेटा आधी रात को मोहन के खेत पहुंचते हैं नागमणि निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वहां तो पहले से खुदाई हुई पड़ी है। यह देखकर दोनों समझ जाते हैं कि मोहन ने नागमणि पहले ही निकाल ली। देखा हरिया, मैंने तुझसे कहा था ना, ये वही नागमणि है। देख, यहाँ पहले से खुदाई हुई पड़ी है। वो साला मोहन 2 टके का आदमी होकर भी हमसे 4 कदम आगे निकल गया। वो हमसे पहले ही यहाँ आकर नागमणि निकाल कर ले गया। तभी मैं सोच रहा था, गांव में जो चर्चाएं हो रही हैं कि मोहन के पास अचानक इतना पैसा कहां से आ गया, अब समझ आया। जब उसके पास नागमणि है तो पैसा क्या, पूरी दुनिया उसके आगे सिर झुकाएगी। लेकिन हरिया, उसकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बस 2 पल की बात है ये सब। हम उसे इतनी आसानी से चैन से जीने नहीं देंगे। तू देखना, बहुत जल्द उसका खेल खत्म होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रधर और उसका बेटा हरिया मोहन के खिलाफ साजिश रच रहे थे। वहीं दूसरी ओर साफ दिल और नेक इरादों वाला मोहन नागमणि की मदद से गरीबों की सेवा में लगा हुआ था। वह अपने हाथों से भूखे लोगों को खाना खिला रहा था, जरूरतमंदों को कपड़े दे रहा था
और हर किसी की मदद कर रहा था। एक बुजुर्ग को कंबल देते हुए मोहन प्यार से बोला, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये देखकर गांव वाले भावुक हो जाते हैं और मन ही मन मोहन की तारीफ करते हैं, क्योंकि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए कर रहा था। दोपहर का समय था। तेज धूप के कारण पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहन का पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए चंद्रधर और उसका बेटा हरिया चुपके से मोहन के घर में घुस गए। दोनों के मन में लालच भरा हुआ था और उनकी नजर सिर्फ उस दिव्य नागमणि पर थी। चारों ओर नजर घुमाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, और फिर चालाकी से उन्होंने वह दिव्य नागमणि चुरा ली। नागमणि हाथ में आते ही दोनों के चेहरे पर खुशी और लालच साफ झलकने लगा। बिना समय गंवाए वे तुरंत वहां से निकल पड़े और चुपचाप अपने घर वापस आ गए, मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश होते हुए। हे दिव्य नागमणि, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मेरे दिल में एक बड़ी इच्छा जागी है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस छोटे से घर में खुशियों की बरसात हो। ऐसी बरसात जिसमें सोने के सिक्के आसमान से गिरें और मेरे परिवार की हर कमी दूर हो जाए, मेरी गरीबी खत्म हो जाए और हर कोना चमक उठे। हे नागमणि, अपनी दिव्य शक्ति से मेरी यह इच्छा अब भी पूरी करो। मेरे घर को खुशियों और दौलत से भर दो। नहीं दुष्ट, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगी। तेरे मन में खोट है। तूने मुझे मोहन के घर से चुराया है और मैं किसी चोर की इच्छा कभी भी पूरी नहीं करती। तेरे जैसे लालची और कपटी इंसान को मैं अपनी शक्ति का लाभ नहीं दूंगी। अगर तू मुझे अपनी शक्ति का लाभ नहीं देगी नागमणि, तो मैं तुझे नागमणि से चूरमणि बना दूंगा। अभी इसी पत्थर से तुझे तोड़ दूंगा, समझी? अगर खुद को बचाना चाहती है तो तुरंत मेरी इच्छा पूरी कर। नहीं, नहीं, ऐसा मत करना। मुझे तोड़ना मत। ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करती हूँ। अभी इसी क्षण तुम्हारे घर में सोने के सिक्कों की बरसात होगी। चारों तरफ धन ही धन बिखर जाएगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हें इतना बड़ा और शक्तिशाली बना दूंगी कि तुम मोहन से भी ज्यादा अमीर बन जाओगे। लोग तुम्हारा नाम सुनकर कांपेंगे और हर जगह तुम्हारा ही राज होगा। बस अब मुझे छोड़ दो और मुझ पर दया करो। फिर नागमणि ने सोने के सिक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया। नागमणि बहुत ज्यादा क्रोध में थी, इसलिए वह लगातार बारिश करती गई। सोने के सिक्के गिरते गए और यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नागमणि ने इतनी ज्यादा बारिश कर दी कि देखते ही देखते पूरा कमरा सोने के सिक्कों से भर गया। चंद्रधर और उसका बेटा हरिया दोनों ही उन सिक्कों के ढेर के नीचे दबकर मर गए। इसके बाद नागमणि वापस अपने सही स्थान पर आ गई। फिर मोहन का परिवार अपने घर में खुशी खुशी रहने लगा और गरीब व असहाय लोगों की मदद करने लगा। तो देखा आपने कैसे चंद्रधर और उसके बेटे हरिया ने लालच किया था और उसी लालच की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर मोहन ने नागमणि का सही इस्तेमाल किया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी। उसने गरीबों और असहाय लोगों की मदद की, उनकी जिंदगी में खुशियां बांटी। यही कारण था कि नागमणि भी उससे प्रसन्न हुई और उसे धन, दौलत और सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बहुत बुरी बला है जो इंसान को अंधा बना देती है और उसे सही गलत का फर्क समझने नहीं देती।
जो व्यक्ति संतोष और भलाई के रास्ते पर चलता है वही असली खुशी और सफलता पाता है। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रविवार एक नई कहानी देखने के लिए जुड़े रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।